स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 2 दिनों से एग्जाम गुरुजी में करंट अफेयर्स एक दिन का जो आपका करंट अफेयर्स 29 का मिस हुआ है, उसका रीज़न ये है कि 28 तारीख की पूरे के पूरे दिन में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई जो कि हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती। केवल एक खबर थी जो कि करंट अफेयर्स के पर्पज़ से उसको हम रख सकते थे। बाकी का जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री होते हैं, विभाग होते हैं, उनकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो योजनाएं चल रही होती हैं, उनका निरीक्षण वगैरह, इन सब चीज़ों में मंत्रियों के कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ उसमें व्यस्त था। तो ऐसी कोई खबर नहीं थी जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए होती, तो इस वजह से उस दिन का करंट अफेयर आपका क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो ऐसा बीच बीच में यदि आपके साथ होता है तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। एक सिंगल खबर भी आपसे सरकार की तरफ से यदि कोई भी ऐसी हरकत हुई है वो हम नहीं छोड़ते, वो करंट अफेयर में ज़रूर सम्मिलित करते हैं और आपको मिलेगा। अभी जल्द ही आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन है उससे कितने प्रश्न आए हैं, वहाँ सब चीज़ों का हमने जिक्र किया हुआ है। सभी के सभी मध्य प्रदेश के प्रश्न करंट अफेयर्स हमारी जो मैगजीन आई थी उससे आए थे और वो सब कुछ आपको बाकायदे पेज नंबर के साथ बताएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे एक सूचना के साथ कि एग्जाम गुरुजी का चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि टारगेट रखा गया है 2025 को ध्यान में रख करके। और इसमें अभी चल रहे हैं जो शेड्यूल है इसका, इसमें मेंस के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हमारी सभी छात्रों से लगातार बात हो रही है। 100 के आसपास इसमें स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं जो कि इसका लाभ ले रहे हैं। सभी से हमारी 1-to-1 वीडियो कॉल के थ्रू बात होती है, साथ में फ़ोन कॉल्स भी होते हैं। आप भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या जाती है। मेंस टेस्ट की कॉपी चेक करने के बाद टीचर्स के द्वारा उनसे बात की जाती है, उनकी कॉपियों में जो भी सुधार की आवश्यकता होती है वो बताया जाता है, प्लस पॉजिटिव क्या है आपकी कॉपी में वो भी बताया जाता है। और जल्दी हमारा एक डिस्कशन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमारी कॉपियों का मूल्यांकन कैसा हो रहा है। आपको पास स्टूडेंट्स के फीडबैक भी होंगे, इसमें प्री के टेस्ट भी रहेंगे, आपको मेंस के नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपके बाकायदे टेस्ट डिस्कशन वीडियो सेशंस भी होंगे, क्वेश्चन बैंक मिलता है, करंट अफेयर्स मिलता है, ये सब कुछ मिलेगा आप जब ज्वाइन करेंगे 1 सितंबर से नया बैच जो एग्जाम गुरुजी का स्टार्ट होने वाला है। साथ ही इसमें आपका जो शेड्यूल होता है, कुछ चीज़ें उसमें ऐसा रखी जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि वो आपके अकॉर्डिंग भी चल सकता है। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे आपको मिल जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की, जो एक अच्छा प्रश्न है और इस बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। किसको नियुक्त किया गया है, तो ये जिनको नियुक्त किया गया उसके बारे में आगे बताऊँगा। प्रश्न ये है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो पहली महिला थी वो जया वर्मा सिन्हा थी। जो अभी नियुक्त किया गया है जिसकी वजह से ये प्रश्न आपके सामने आया है वो है सतीश कुमार के कारण। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है और ये खबर इसलिए है क्योंकि रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष हैं और इसको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है और इसके पॉलिटिकल डिबेट चल रही है कि ये पहले दलित हैं और इतना समय लग गया, या कांग्रेस का या अदर पार्टीज का कहना है कि हमने प्रेशर बनाया इस वजह से बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी हैं, IARS हैं, ठीक है, और इनके अंदर योग्यता है, इस वजह से ये उस जगह तक पहुँचे। एक योग्य व्यक्ति को जो योग्यता होती है यदि किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो अपना स्थान स्वयं धीरे धीरे बनाता जाता है। तो ये अपनी योग्यता के आधार पर बने हैं और हमें बाकी के डिबेट्स में नहीं जाना क्योंकि इन पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। तो इनका नाम हमें याद रखना है। साथ ही साथ जया वर्मा सिन्हा है जिन्होंने जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा रही हैं और ये नियुक्त होने वाली पहली महिला रही हैं। बात करी जाए रेलवे बोर्ड की तो देखिए इसका जो गठन हुआ था आज़ादी के पहले 1901 में हो चुका था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। हमारे यहाँ जो रेल संचालन किया जाता है ये उसका सबसे बड़ा निकाय है और रेलवे मंत्रालय की जो एक कार्यकारी शाखा, एक तरह से जो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसके माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। और इनके लिए जो भी योजनाएं वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जो विश्व जल सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। स्विमी भी बोला जाता है इसको, SIWI, और ये 25 अगस्त से 19 अगस्त तक किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है और इस बार की जो थीम है सीमाओं को पाटना, यानी शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर घर जल भी चल रहा है
और इसमें मध्य प्रदेश अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, हर जगह जल पहुंचाया जा रहा है। तो जो इसका आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी के द्वारा कराया जाता है और पहली बार जो विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया था 1991 में किया गया था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये भी बहुत पुराना संगठन है, कोच्चि केरला में है और केरला जाना जाता है अपने मसालों के लिए। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण देश है जहाँ पे मसालों का खान पान होता है, चाहे यूरोप हो चाहे गल्फ कंट्रीज़ हो, सभी जगह सबसे ज़्यादा निर्यात मसाला किया जाता है, वो भी केरला से किया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो भारतीय मसाला बोर्ड है इसने स्पाइस्ड करके एक योजना चालू करी जिसका फुल फॉर्म है निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता। बहुत बड़ा है, इतना नहीं आएगा। स्पाइस्ड योजना याद रखना है कि मसाला बोर्ड में सरकार ने इसके लिए बाकायदे फंड जारी किया है। विशेष जो सरकार का इसमें जोर है वो है निर्यात पे। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना है क्योंकि जो वहाँ की खेती है एक तरह से आप ये मान के चलो वो पूरी की पूरी मसाले पे केंद्रित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात को सरकार बढ़ावा देगी, साथ ही उसके लिए ताकि हम जो वैश्विक मार्केट है उसमें स्टेबल हो करके अपना मार्केट को क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें, ग्रोथ भी हो साथ ही में स्टेबिलिटी भी हो, यानी बार बार अप डाउन्स नहीं हो। उसके लिए सरकार इसमें क्या करेगी, इसकी गुणवत्ता में सुधार करेगी और वहाँ से हम कम्पीट कर सकें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। तो वहाँ के लोगों को सरकार इसमें क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। विशेषकर इसमें इलायची की जो उत्पादकता है उसमें सुधार करना है। बड़ी इलायची छोटी इलायची जितनी भी होती है वो उधर की तरफ होती हैं। भारतीय मसाला बोर्ड का बात करा जाए तो देखो ऐसा है कि जो भी मसाला बोर्ड, यदि कोई भी बोर्ड होता है तो जिस सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, जिस विषय से जुड़ा होता है, वो उसके लिए क्या करेगा, नीतियाँ बनाएगा, प्रचार प्रसार, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगा। तो यह भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच का एक संगठन के रूप में कार्य करता है। गठन इसका जो हुआ था 1987 में हुआ था। मुख्यालय कोच्चि केरला में है और मसालों का चाहे पंजीकरण हो, और मध्य प्रदेश में भी आपको जल्दी एक प्रकार का मसाला पार्क मिलने वाला छिंदवाड़ा के पास, तो उसकी स्थापना करनी हो, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो, परियोजनाएं हो, उस पर अध्ययन हो, अनुसंधान हो, तो ये सारी चीज़ें करने का जो काम होता है ये मसाला बोर्ड देखता है। तो दो बोर्डों की आज बात हो गई है, आगे की तरफ बढ़ेंगे इस पर एमपी बोर्ड पे यानी मध्य प्रदेश पे। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और 2024 में इन्हें मिलने वाला है। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में किन 2 शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो भी याद रखना है 2 शिक्षकों को किया गया। ये ITI भोपाल से प्रशिक्षण करने वाले संभागीय अधिकारी हैं। तो एक प्रशांत दीक्षित और दूसरी श्रीमती प्रेमलता रंगवाड़े हैं। 5 सितंबर को होने वाला मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस के दिन एक कार्यक्रम में होगा ये कि राज्य स्तर के 14 शिक्षक यानी 14 शिक्षकों को, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं हमारे 2, इनको दोनों को सम्मानित किया जाएगा, यानी 16 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। तो इस वजह से ये खबरों में है। अब देखिए ये जो 14 शिक्षक चयनित किए गए हैं जिनको सम्मान किया जाएगा, ये कक्षा 1 से लेकर 8, 9 से लेकर 12, इन सभी को 7-7 शिक्षकों को बांटा जाता है। और इस आपसे कभी भी पूछा जाए सम्मानित राशि कितनी दी जाती है, ज़्यादातर PSC में यही पूछा जाता है, तो 25,000 रुपये आपको याद रखना है कि शिक्षकों को इससे सम्मानित किया जाता है। सम्मान महत्वपूर्ण होता है, राशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो भारत सरकार का ये मेडल मिलना अपने आप में एक बहुत गर्व करने वाली बात होती है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सम्मानित होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इतने बड़े राज्य में कि एक व्यक्ति को सम्मान मिला है। हाँ, ये तीसरी खबर है पिछले एक सप्ताह के अंदर कि हाल ही में क्या हुआ है कि श्री वरुण वडेरिया हैं, इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, यहाँ पर क्या किया है, चढ़ाई करी है, तिरंगा फहराया है। ये किस विभाग में कार्यरत हैं, तो ये वर्तमान में जो कार्यरत है मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म बोर्ड है उसमें कार्यरत है। मध्य प्रदेश का टूरिज़्म बोर्ड लगातार हमेशा आपको हर दूसरे या तीसरे दिन खबरों में मिलेगा। तो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश को इन्होंने गौरवान्वित किया है। और ये MP का जो टूरिज़्म बोर्ड है वहाँ पे ये एक संयुक्त संचालक के रूप में पदस्थ हैं। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि किलिमंजारो है 5895 मीटर की है, वहाँ पर उन्होंने ये तिरंगा फहरा करके उपलब्धि हासिल करी है। और आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के टूरिज़्म बोर्ड का भी इन्होंने जो फ्लैग है वो होस्ट किया है, साथ ही में क्या किया है, तिरंगा भी फहराया है। ठीक है, तो इसके पहले ये रूस की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, उस पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। और इसकी बाकायदे इन्होंने जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी है वहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली हुई है। तो इस
तरह से बात करी जाए तो इस सप्ताह 3 लोग हैं जिन्होंने हर कहीं ना कहीं की ऊंची चोटी पर क्या किया है, तिरंगा फहराया है। तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, तीनों के नाम एक जगह लिख लेने हैं और अलग अलग इस प्रकार से बना लेना है कि किसने माउंट किलिमंजारो में फहराया, किसने माउंट एल्ब्रुज में फैलाया, किसने यूरोप की चोटी में फहराया, तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी ऊंचाई क्या है, मोटी मोटी बातें आपको लिखनी है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति और उनकी कहाँ पे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, कहाँ कौन कौन सी सीमा शेयर करता है, किस देश में है, ये सारी मोटी मोटी बातें आपको क्या करनी है, लिख करके एक जगह रख लेनी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि परमार से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पीएससी में पूछा जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में क्या हुआ है, खेलो बढ़ो अभियान लॉन्च करने की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा की गई है? खेलो शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय उसमें सम्मिलित रहेगा। तो क्यों किया है? क्योंकि 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। तो इस उपलब्धि के इसी अवसर पर हमारे प्रदेश के जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री वर्तमान में श्री विश्वास कैलाश सारंग हैं, उन्होंने जो पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर पे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक घोषणा करी है कि हम खेलो और बढ़ो अभियान लॉन्च करेंगे, जिसमें पंचायत स्तर से भी हम खिलाड़ी निकाल करके लाएंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश लगातार खेल के क्षेत्र में अभी अपनी एक अच्छी पहचान बनाता जा रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा की है। तो आने वाले 4 से 5-6 सालों में आपको एक अच्छे खासे खिलाड़ी हमारे प्रदेश के भी वहाँ आपको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही देखने को मिलेंगे। अभी हमारे यहाँ से जो 2 खिलाड़ी गए हुए हैं, उन्होंने वैश्विक प्रतियोगिता में भी फाइनल पे पहुँच चुके हैं। आशा है कल के करंट अफेयर्स में मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पारस डोल सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। आप सभी के कमेंट हमने पढ़े थे और आप सभी ने कहा है कि इसके बारे में डिटेल्स आपके द्वारा से या मेरे द्वारा से भी दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि आज मेरे को कमेंट्स छांटने पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे और संख्या बढ़ी है और आशा करता हूँ ये संख्या लगातार बढ़ेगी, ना कि घटेगी। आप सभी लोग जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उत्तर जरूर दिया करें। देखिए ऑप्शन में रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो ABCD में दे सकते हो, थोड़ा समय है 2 से 4 मिनट का, 5 मिनट का, तो आप उसके बारे में तुरंत मत दो, करंट अफेयर्स में वापस आकर के दोबारा आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसका लाभ क्या होता है? देखिए हमने सभी ने स्कूलिंग कंप्लीट की हुई है, कॉलेज भी कंप्लीट किया हुआ है। जब भी कोई क्वेश्चन हमसे क्लास में पूछा जाता था या हम उसका उत्तर देते थे या लिखते थे तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलती थी। पहली बात, क्योंकि हम बहुत सोच विचार करके कि हमारा उत्तर गलत ना हो, हम वहाँ पे फैक्ट्स देते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब आप उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं, तो कई लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आप अपना उत्तर लिखते हैं, फिर आप देखते हैं कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है। इस वजह से क्या हो जाता है कि वो प्रश्न केवल आपका एक प्रश्न नहीं कंप्लीट होता, उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स भी आपके साथ साथ कंप्लीट होते हैं। यदि प्रतिदिन हमारे 5 से 6 फैक्ट भी सही हो रहे हैं तो आप ये देखो प्रत्येक महीने आप 200 MCQs की प्रैक्टिस तो खुद ही कर ले रहे हो। तो मतलब हर महीने आपके 200 से 250 MCQs कंप्लीट हो रहे हैं बिना आपके किसी भी प्रकार के एफर्ट लगाए, और वो इस प्रकार के क्रम में है कि वो आपको भूलेंगे नहीं। तो इस वजह से आप सभी लोग आंसर ज़रूर किया करें। और इस बार का जो प्रश्न है इसका आंसर मैं अगले करंट अफेयर्स में दूंगा। क्यों दूंगा उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो पूरी डिटेल एक बार में मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको दूँ, लेकिन आप सभी को आंसर्स देने हैं क्योंकि आपके उत्तर भी सम्मिलित किए जाएंगे, साथ में मेरा भी रहेगा, दोनों लोगों के उत्तर सम्मिलित किए जाएंगे। तो राहुल और अंबर है लगातार आंसर देते हैं, रवि हैं रीवा से, इन्होंने भी आंसर इस बार दिया है। तो देखिए पारस डोल सिंचाई परियोजना बैतूल में है, ये सभी को पता है, ताप्ती नदी पे बनाई जा रही। भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारस डोल जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, ये ताप्ती नदी पे बनाई गई है, किस जिले में बनाई गई है? तो बैतूल याद रखना है। तो आपको बैतूल के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ताप्ती नदी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ताप्ती नदी पे बढ़ाया जाने वाला सबसे बड़ा बांध है, और इसका जो इनोग्रेशन हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जब हमारे यहाँ की उज्जैन की जो घड़ी है उसका इनोग्रेशन और इसका इनोग्रेशन साथ में किया गया था। बहुत सारी परियोजनाओं का उन्होंने एक साथ इनोग्रेशन किया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई लंबाई के बारे में जो है अंबर ने इसमें प्रॉपर आंसर दिया है। गुरुत्वाकर्षण बांध है, 33.5 मीटर की ऊंचाई है, लंबाई 545 मीटर है, और ये सिंचाई भी है। साथ में जो आसपास के लगभग 42-43 गांव हैं जिनकी जो इसमें सिंचित क्षेत्र पे आएंगे, विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। तो मल्टीपर्पज़ योजना है, ठीक है।
तो इसके बारे में आगे की जो डिटेल रहेगी, जो अगला करंट अफेयर्स रहेगा, मैं उसमें दूंगा, क्योंकि आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी सेम उसी दिन सरकार ने प्रधानमंत्री के द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया था तो ये भी वहाँ पे आया था। तो घोड़ा पछाड़ किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। अब आप चाहे तो उस जो भी नदी है उसके बारे में 3 से 4 बातें बता सकते हैं। घोड़ा पछाड़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसकी सहायक नदी है उसके बारे में बेतवा हो, चाहे काली सिंध हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, आपको इफरात जानकारी है। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं कि यदि कल को ये 2 नंबर पे आपसे पूछ लिया गया तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो 2 नंबर पे नदियों से प्रश्न आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है और करंट अफेयर्स शेयर ज़रूर करना है, चाहे भले ही आप अपने एक मित्र को करो, थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर शेयर करें। और हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।